नमस्कार, ज्ञान सागर टाइम्स की ओर से मैं डॉक्टर मीनाक्षी स्वराज, रोमिंग एडिटर, ज्ञान सागर टाइम्स। बहुत दिनों बाद आपसे रूबरू हो रही हूँ। मैंने आप सभी का संवाद मिस किया, आपको सुनना मिस किया, आपकी बातें जानना, क्योंकि आपके बहुत सारे सवाल आते थे तो हम जवाब देते थे। लेकिन आज की तारीख है 15 अगस्त 2025। देश हमारा आज़ाद हुआ 1947 में। हमने सिल्वर मना लिया, गोल्ड मना लिया, प्लैटिनम मना लिया, और अब प्लैटिनम से भी 3 साल आगे हैं हम अपने 78वें स्वतंत्रता दिवस पे। आज हम बहुत बड़े विषय पे वैश्विक संदर्भ को लेते हुए अपने देश के संदर्भ में हम बात करेंगे कि क्या वाकई हमें आज़ादी मिली है, या हम आज़ाद हो के भी कहीं ना कहीं अपने दायरे में सीमित हैं। गुलामी की आदत हो गई हमें, मुगलों का शासन रहा, फिर अंग्रेजों का शासन रहा। जैसे एक आदतन हम स्वतंत्र नहीं हो पाए दिल से। देश आज़ादी के बाद भी हमारी भूमिकाएं सिर्फ जनता की भूमिका नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव की, जुडिशरी की, हमारे वेशभूषा, हमारा एजुकेशन, हमारा धर्म, सब कुछ प्रभावित रहा उस काल से, जो खासकर ब्रिटिश काल है। मैकाले की एजुकेशन सिस्टम को हम आज भी जी रहे हैं, जो कहीं ना कहीं हमें अपनी संस्कृतियों से, अपनी जड़ों से कहीं कहीं हटा रही है। उखाड़ फेंका है हमने खुद को, अपनी संस्कृति, वेशभूषा हो या कुछ और भी। हमारे साथ दो महत्वपूर्ण लोग हैं जो अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, अपने विषयों के विशेषज्ञ हैं। वो अपनी बातें रखेंगे, वो परिचय दे दें तो फिर मैं अगला सवाल इनसे करूंगी। मैं असिस्टेंट एडिटर ज्ञान सागर टाइम्स, मेरा नाम डॉक्टर अमरेंद्र कुमार है। आपका स्वागत है अमरेंद्र जी। आप संजय जी अपना परिचय दें हमारे दर्शकों को तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं संजय कुमार सिंह, पैनलिस्ट ज्ञान सागर टाइम्स। धन्यवाद, स्वागत है आपका। पहला सवाल अमरेंद्र जी आपसे है। देश तो स्वतंत्र हो चुका है, वर्तमान में हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, लेकिन आपको क्यों लगता है, क्या ऐसा लगता है या मुझे ही लगता है कि स्वतंत्रता अभी अधूरी है? क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? एक जटिल और महत्वपूर्ण विषय है कि हमारा देश आज़ाद है, किंतु यहाँ के देशवासी गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। एक्चुअली राजनीतिक रूप से हम स्वतंत्र हैं 1947 से, जब ब्रिटिश शासन के अधीन से हम स्वाधीन हुए। लेकिन कुछ लोगों में मानसिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से अभी भी वो पूर्ण रूप से अभी स्वतंत्र नहीं हो पाए हैं। आज भी वो या हम सब दूसरों के अधीन हम लोग हैं। खास करके जो मानसिकता हमारे अंदर है वह मानसिकता है औपनिवेशिक मानसिकता, सामाजिक असमानता, आर्थिक असमानता, शिक्षा एवं जागरूकता में कमी, भ्रष्टाचार एवं भ्रष्टाचार में लिप्तता, ये सब हम लोगों को गुलाम बनाए हुए है। जैसे ब्रिटिश शासन का लंबा काल रहा, इसको कहते हैं औपनिवेशिकवाद, उससे हम लोगों का विचारधारा, उसी विचारधारा पर कुछ लोग जी रहे हैं। जैसे उनकी मानसिकता, उनकी शिक्षा, उनकी सोच अब भी वैसे ही बनी हुई है। अभी भी वो पश्चिमी संस्कृति, मूल्यों और जीवन शैली में जी रहे हैं और अपनी संस्कृति, अपनी भाषा को वो हीन समझते हैं। ये इस तरह से औपनिवेशिक मानसिकता हुई। दूसरी है सामाजिक असमानता। जैसे इसमें भी बहुत ज्यादा अमीरों और गरीबों के बीच खाई है। समाज में कुछ वर्ग, कुछ धर्म, कुछ जातियां इस समय बटे हुए हैं। तो इसमें कुछ उच्च जाति दूसरे को हीन भावना से देखते हैं, नीच जाति को, और जो
नीचे वाले हैं अपने आप को उनसे उनके पराधीन समझते हैं, जैसे वो भी मानसिक रूप से वो आजाद नहीं हुए हैं। और दूसरा है जिसको कहते हैं आर्थिक असमानता। अमीरी और गरीबी के बीच बहुत बड़ी खाई बनी हुई है। अमीरी अपने आप को गरीब से बहुत ऊपर समझते हैं, गरीबों को तौहीन की दृष्टि से देखते हैं, जिससे ये खाइयाँ बढ़ती जा रही हैं। और इस तरह से जो गरीब या जो नीचे अपने आप को समझते हैं, वो अपने आप को समझते हैं कि मैं अभी गुलाम हूँ, मैं अभी किसी के पराधीन हूँ, मैं अभी स्वतंत्र नहीं हुआ हूँ। तीसरा है जिसको कहते हैं आर्थिक रूप से कोई स्थिति है, आर्थिक रूप से बहुत गरीब, जिसको खाने का समय नहीं, जो खाने का पैसे नहीं है, वो किसी तरह से अपना गुजारा करते हैं, वो भी एक तरह से उन्हीं पर आश्रित हैं जो पैसे वाले हैं, उनकी गुलामी खत्म नहीं हुई। चौथा है इसका शिक्षा और जागरूकता की कमी। तो जैसे शिक्षा, बहुत लोग शिक्षित नहीं है, हमारा देश 100% शिक्षित नहीं है, 70-75% शिक्षित है तो वो उनकी जो पहुंच है वह उस तक नहीं होती है जो शिक्षित लोग हैं, और इस तरह से न वो जागरूक हो पाते हैं। और पांचवा है भ्रष्टाचार की सीमा इतनी बढ़ गई है कि इसमें भी जो जिनको मौका मिलता है या जिनके पास मौका है वो बहुत ऊपर निकल जाते हैं, जो बेचारे दूसरे के नहीं रह पाते हैं, जिसके अधीन है वो नहीं कुछ कर पाते हैं, इससे वो अपने आप को गुलाम समझते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने, लेकिन आप जो वर्णन कर रहे हैं वो तो ऊंची नीच, अमीर गरीब हमारे पूर्व काल में थी, स्वतंत्रता भी पहले थी, लेकिन जो बदलाव आवश्यक है या जो तब्दीलियां आनी थी कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी सी, फिर हम लोग आगे बातचीत करेंगे। अब मैं संजय जी आपसे आग्रह करती हूँ कि आपके लिए आज़ादी के क्या मायने? हमारे देश के आज़ाद हो गए, हम लोग आज़ाद हो गए, ये आज़ादी आपके लिए, आप एक राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, आप एक कॉम्बो पैक जैसे हैं, तो आप कई जीवन के कई कोनों को देखते हैं, समाज के कई पहलुओं को देखते हैं, तो आपकी राय थोड़ी अलग होनी चाहिए। आपकी नजरें, आपका नज़रअंदाज जो है, जो आप कर पाते हैं या बताना चाहते हैं, मैं चाहूँगी कि आप इसको, कि आज़ादी आपके लिए क्या मायने रखती है? सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस के बधाई समस्त देशवासियों को और ज्ञान सागर टाइम्स परिवार को। आज बहुत प्रसन्नता है कि स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर ज्ञान सागर टाइम्स ने परिचर्चा का जो विषय रखा, देश आजाद है लेकिन देशवासी गुलाम है। तो आज़ादी के जश्न जो है से आज़ादी का 77 वर्ष बीत जाने के बाद भी हम देशवासी, देश आज़ाद है लेकिन हम देशवासी गुलाम हैं। किस रूप में गुलाम है? आर्थिक गुलामी के जंजीरों में जकड़ा भारत। तो आज़ादी, जब तक आर्थिक आज़ादी नहीं मिल पाता है तब तक हमारा अपना मानना है कि हम पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं हो पाए हैं। इसलिए कि उस समय जो गुलामी था, आज के गुलामी में रूप बदल गया है। अब जैसे ही उस समय एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई, हमारा देश गुलाम हो गया। आज 18,000 विदेशी कंपनियां भारत में काम कर रही हैं, और इस ढंग से इस बार का गुलामी है कि आपका जो इंटेलेक्चुअल वर्ग है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, इन कंपनियों के नौकर बनने के लिए लड़ाई थी। इसी को कहते हैं आर्थिक गुलामी। तो इस बार का जो गुलामी हम जो देख रहे हैं कि देश के जो समस्त जनता है, इन कैपिटलिस्टों के पॉकेट में रुमाल बन के रह गया। इनका अपना आर्थिक संपन्नता इनका नहीं बढ़ेगा। उन कंपनियों को जो है से आगे जाना है, और हम लोग जो है से उसी तरह से गुलाम रहेंगे। जैसे भारत युद्ध कभी नहीं हारा, लेकिन इस टेक्नोलॉजी, जैसे मुगल पीरियड में बाबर तोप लेके आया, हम तलवार और भाला लेके लड़ाई करने गए तो हम हार गए। उस समय भी जो है से अंग्रेज आया, बंदूक लेके आया, हम लाठी
तलवार फलसा लेके हम जुधारे। तो आने वाला जो समय है, यदि हम देशवासी अपना गूगल हमारे पास नहीं है, अमेजन नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट नहीं हम बना पा रहे हैं, तो जब जब चाहेगा तो यह विदेशी कंपनियां आपको सारे मामला में हैक कर लेगा और आपकी पूरी व्यवस्था को जो है चरमरा देगा। तो इस बार की जो गुलामी है, उन कंपनियों के ऊपर हमको निर्भर रहना, यह बात साबित करता है कि हम जो है से दूसरे रूप से गुलामी के जंजीरों में जकड़ चुके हैं। इससे आजादी दिलाने के लिए हम समस्त देशवासियों को अपनी एकता, अखंडता के साथ, नए सोच के साथ, नए भारत के निर्माण के लिए काम करेंगे, तब ये हमारा जो है से देश पूर्ण रूप से आजाद होगा। बहुत सही कहा संजय जी ने। आज़ादी को सिर्फ हम परिभाषित करते हैं प्रजातंत्र से, राजनीति तंत्र से, हमारे एजुकेशन से, हमारे आज के सॉफ्ट क्रांति के दौर में जहाँ अमेजन है, गूगल है, कुछ भी है उनसे जानना है, डायरेक्ट डिक्शनरी पलटना नहीं है। तो हमारा तन मन सब गुलाम हो चुका है। एक ऐसी क्रांति में हमारे चारों तरफ, चाहे खरीदने का मामला हो, कोई कंपनी जो इतने सारे संजय जी ने बताई, इतनी सारी कंपनियां हमारे यहाँ काम आ रही है, बाहरी वाले हमारे यहाँ निवेश कर रहे हैं, वो इसलिए कि इसका फायदा बाहर वालों को मिले, उसका बेनिफिट बाहर वालों को जाता है, खरीदार हम होते हैं। उसी प्रकार ब्रेन ड्रेन है, हम बहुत पढ़ाते हैं, बहुत सारे इंजीनियर, बहुत सारे डॉक्टर, बहुत सारे साइंटिस्ट बनाते हैं, लेकिन हम हमारा पर कैपिटा जो उनको पेमेंट करते हैं वो हम नहीं कर पाते हैं, तो वो फिर दूसरे देश में चले जाते हैं। अपनी ऊर्जा और हमारा लगाया हुआ सारा तंत्र, सारा खर्च किसी और देश के फायदे में जाता है। ये सबसे बड़ी अच्छी बात आपने कही संजय जी, जिस पे हम नजर नहीं दे पा रहे हैं। आज एक बात यहाँ होती है, वसुधैव कुटुंबकम हमारा नारा था, लेकिन अब हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम बना है। हमारा सब कुछ उन पे ही निर्भर करता है। ये सबसे दुखद बात है। अमृता जी, आपसे मैं कहना छोटे सा, हम एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशरी की बात करते हैं। जुडिशरी में हम आज भी क्या कहते हैं? योर ऑनर, हुजूर। क्या श्रीमान हमारे शब्द नहीं है? हिंदी भाषा को हम आज भी नहीं अपना पाए हैं। 78 साल हो गए, क्यों हमने बदलाव नहीं लिया? अभी भी जो कोर्ट के कागजात होते हैं वो उर्दू में होते हैं, हाई कोर्ट के हमारे सारे काम अंग्रेजी में होते हैं, जबकि हमारी राजभाषा हिंदी है। तो एक बड़ा प्रश्न है। हम और अब दुनिया के देशों में देखेंगे आप, हांगकांग चले जाएं, चाइनीज चले जाएं, स्पेन चले जाएं, जर्मनी चले जाएं, फ्रेंच चले जाएं, वो दूसरी भाषा का इस्तेमाल करते ही नहीं है। इवन दूसरे जो देशों के जो सीरियल्स में आते हैं उसको वो अपने देश में नहीं आते हैं कि मेरे जीवन, मेरे देश का संस्कार और संस्कृति हमारे बिगड़ जाएगी। वह एक दूसरी बात, शासन, लोग कहते हैं कि राजनीति करते, लेकिन मेरा मानना है, ये जो मेरा अपना अनुभव कहता है कि शासन एडमिनिस्ट्रेटिव लोग करते हैं, दे आर नॉट लेजिस्लेटिव। जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वही शासन चलाते हैं। तो 5 साल के लिए आते हैं, फिर 5 साल के बाद चुनाव। उनकी पीड़ा और उनका जद्दोजहद कुछ अलग होता है, लेकिन जो 33 सालों के लिए आते हैं मुख्य शासन वही करते हैं। क्या उनकी कुछ अकाउंटेबिलिटी तय है? जो आपने भ्रष्टाचार की बात की थी, वही से ये बात, भ्रष्टाचार कहाँ से शुरू हो रहा है? अधिकारियों से और उनके नीचे स्तर से, वो लाल फीताशाही जो है वहां से। तो आपको क्या लगता है कि इसके लिए हमें अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए? उनको सैलरी दे रहे हैं हम, उनके सारे सुविधाएं दे रहे हैं, घर दे रहे हैं, लेकिन एक अधिकारी ने 1 महीने के अंदर क्या काम किया और नहीं किया, उसके वजह उसको बदले में कोई पनिशमेंट मिलता है क्या? इसके बारे में आपकी क्या राय है? जो मैडम ने भी कहा कि यह भ्रष्टाचार शुरू होता है कुछ अधिकारियों से और जाता है निम्न तक, ऐसी बात नहीं है। इसका दायित्व मेरे ख्याल से यह मंत्री से स्टार्ट होता है, जो उस विभाग के होते हैं। जो भी कार्य होता है उस कार्य में उनका होना चाहिए प्रशासन का, लेकिन यह प्रशासन का न होकर के उनका होता है, उसमें दखल अंदाजी करते हैं और वह जो उनके आधार पर उनको काम करना होता है, इसे वह स्वयं निर्णय नहीं ले पाते हैं और जो उनकी दायित्व या जो कर्तव्य होता है वो कर्तव्य थोड़ा विमुख हो जाते हैं और कुछ न कुछ भ्रष्टाचार का जो सीमा है, भ्रष्टाचार जो है वह धीरे धीरे ऊपर से नीचे की ओर चलता चला जाता है। इसे जो सही में जो काम होना चाहिए वह काम नहीं हो पाता है। तो इसके पीछे तो कारण यह हो सकता है कि हम कर सकते हैं,
लेकिन हम करने में सक्षम नहीं हैं, क्योंकि ऊपर से दबाव उनको दिया जाता है, क्योंकि सारा उनका भविष्य निर्भर है उच्च जो 5 साल के लिए जो आते हैं चुनकर, जो मंत्री हैं उन पर निर्भर करता है। और इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण वो स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं, और इसका भुगतना पड़ता है नीचे जनता को। जो सही काम होना चाहिए नहीं हो पाता है। जो उनके मन में इच्छा होती है कि हम स्वतंत्र हैं, हम ऐसा अपने ढंग से जिए, तो नहीं जी पाते हैं। इस रूप से उनको मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से वो गुलाम है, या स्वाधीन नहीं है। राजभाषा की जहाँ तक बात है, ये बिल्कुल होना चाहिए। इतना देश भरा भारत देश है, बल्कि वहाँ लिखा है कि राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी मानी जाएगी, लेकिन राजनीति के कारण, पॉलिटिकल के कारण या पॉलिटिक्स नहीं हो पाता है। जैसे जब ये बना तो इसको 100% लागू नहीं किया गया। डर यह था यदि हम पूर्ण रूप से हिंदी करेंगे, नॉर्थ वाले ठीक रहेंगे, खुश रहेंगे, लेकिन साउथ जो है वो हल्ला करेंगे, फिर हो सकता है कि पूरे देश एक साथ न रहे। इस डर से उसको पूरी तरह से स्वतंत्रता नहीं दी गई। या ठीक है, आप कीजिए, इसको किया जाएगा और हिंदी एक भाषा रहेगी, और जैसे IAS की परीक्षा दिया, जो भी जो उचित है उसमें हिंदी एक पास मात्र रहेगा, और तरजीह उसको दी जाएगी, उस IAS अफसर को जो उस राज्य के भाषा को थोड़ा बहुत जानते हो वहाँ दी जाएगी, और नहीं दी जाएगी। इस राष्ट्रभाषा को जो बहुत समृद्ध होना चाहिए था वह नहीं हो पाया। इसलिए आज भी हम विदेशी भाषा में भी स्टडी करते हैं, खासकर हायर स्टडी, जैसे मेडिकल, बात हुई थी कि मेडिकल की पढ़ाई जो हुई वह हिंदी में होगी। मैं भी शिक्षक हूँ, लेकिन मुझे लगा कि कैसे मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में होगी, बहुत कठिन उनका शब्द है। लेकिन एक मैं बुक लिख रहा हूँ हिंदी में, तो पहले मुझे बहुत कठिन लगा। आते मैंने हिंदी कहीं पढ़ा नहीं, हिंदी इंग्लिश से लिखता था, लेकिन जैसे ही एक चैप्टर लिखा, सारी बात समझ में आने लगी। वैसे ही मेरे ख्याल से जल्दी सहज हो जाएगी भाषा हिंदी भी, चाहे वो मेडिकल के फील्ड हो या इंजीनियरिंग का फील्ड हो। तो ऐसा करना किया जा सकता है। जैसे मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेज में कुछ हिंदी की पढ़ाई शुरू हुई है, तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे किया जाए तो इस तरह धीरे धीरे दे करके और हिंदी को एक अच्छी भाषा बनाई जाए, राष्ट्रभाषा बनाई जाए, जो पूरे राष्ट्र में बोली जाए। जैसे जापानीज में हर चीज़ बोलते हैं, चाइनीज चाइना में बोलते हैं। आपको समझना है तो आप लोग ट्रांसलेट कीजिए, मैं आपके लिए हिंदी नहीं बोलूँगा, है ना, मैं आपके लिए कॉमन भाषा इंग्लिश यूज नहीं करूँगा। जैसे भाषा एक विशाल देश है, तो अपनी भाषा होनी चाहिए। ये बात सच है कि हमारा देश बहुत विशाल है, प्राकृतिक संपदाएं, तो हमें विविध रूप जरूर मिले हैं, विविध संस्कार भी जरूर मिले, लेकिन बात यहाँ प्रयास की हो रही है। जब हमारा देश आजाद हुआ तो कई सारे कानून बने, तो साउथ में भी एक थर्ड लैंग्वेज के रूप में राष्ट्र भाषा को आना चाहिए था। अभी भी आप चेन्नई जाएंगे तो तमिल पढ़ना आपके लिए, कन्नड़ पढ़ना आपके लिए विवशता है, आप नहीं करेंगे। नॉर्थ इंडियन के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो जा रहे हैं तो वहाँ उन्हें पढ़ने पड़ेगा। कहने का तात्पर्य है कि इसका प्रयास हम पूरी तरह नहीं कर पाए कि हिंदी दिवस मना देने से, एक दिन के लिए हिंदी दिवस मनाने से कुछ भी नहीं होगा। उसको अभी भी प्रयास करें तो डाउन द लाइन वो काम करेगा। समस्याएं बहुत है हमारी गुलामी के नए चेहरे, अलग अलग रूप, कैसे हम गुलाम हैं, तन से मन तक गुलाम हैं देश के आजाद होने के बाद भी। संजय जी, आपसे हमने समस्याएं तो हमने बहुत बात करी, आपको कुछ ठोस सुझाव जो हमें लोकसभा में जाने वाले लोगों को, हम लोग MPs को, MLA को दे सके, सजेशंस दे सके, ज्ञान सागर टाइम्स की ओर से भी दे सके कि क्या वो कुछ ऐसा करे जिसमें इन समस्याओं का कुछ देश मात्र भी अगर हम कर पाए तो लगेगा कि हमारा कार्यक्रम इसमें सहज रूप से सहभागी हो रहा है। संजय जी। 77 साल पहले जो हम लोग जो आजाद हुए, और उस समय जो हमारे संविधान निर्माता जो थे, इसमें ज्यादातर लोगों को देखे कि ये लोग जो है से बैरिस्ट्री विदेश से पढ़ के आए थे, और इनके सर पे जो है से पश्चात सभ्यता और संस्कृति हावी थी। और ये अपना जो हमारा जो भारतीय जो न्याय व्यवस्था था, जो हमारे यहाँ वैशाली का गणराज्य था, लोकतंत्र था, और हमारे यहाँ जो बहुत सारे पुस्तकों से जो
प्रणाली थी उसको कॉपी न करके हम विभिन्न कंट्री के चीज को उठा के ला करके और हम संविधान में जोड़ दिए। और आज भी जो अंग्रेज जो हमारे ऊपर शासन करता था वही इंडियन पैनल कोड आईपीसी और सीआरपीसी लागू किया गया, वही व्यवस्था है। अब लोकतंत्र, अब प्रजातंत्र, आजादी के 78 साल होने वाला है। अभी हमारा जो जनता है वह यह जान ही नहीं पाया कि लोकतंत्र में जनता मालिक है। और यहाँ हम जो देख रहे हैं कि मालिक जो है से नौकर बन गया है और नौकर जो है से मालिक बन गया। जनता के गाढ़ी कमाई और टैक्स से जितने सुविधा भोगी हैं जो भी सिस्टम में है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में हो या लेजिस्लेटिव में हो, सब लोग सैलरी उठा रहे हैं। तो हमारा अपना मानना है कि जो भी सैलरी उठाते हैं वह गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं और जनता मालिक है। तो मालिक को यह एहसास होता तब ना, मालिक नौकर बन जाना और नौकर मालिक बन गया तो ये उसी समय लगा कि ये अभी तक हम मानसिक रूप से उतना ही गुलाम है जितना कि आर्थिक रूप से हम गुलामी पर जो चर्चा किए थे, मानसिक रूप से भी हम गुलाम हुए। और यह गुलामी को जब हम और पीछे ले जाते हैं तो ये हुआ है क्या कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा समाज जो है हमेशा गुलामी के जंजीरों में जकड़ा रहा और इसकी बौद्धिक विकास नहीं हो पाई। अब बौद्धिक विकास नहीं होने के चलते इनकी शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं लाया गया और शिक्षा में भी स्कूल में, कॉलेज में, हाट में, बाजार में उठने का, बैठने का, चलने का, ढंग बोलने का यह शिक्षा है। लेकिन विद्या जो था वो अंदर से उपजता था और विद्या और शिक्षा में अंतर होते थे। तो शिक्षा के साथ साथ जो विद्या हमारे जो विरासत में मिला था उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। अभी भाषा, जो भी डेवलप्ड कंट्री है उसको देखिए अपना भाषा है, स्पेनिश हो, चाइनीज हो, रसियन हो, सब लोग तरक्की किया। हमारे यहाँ जो है भाषाई आधार पर भी हम लोग जो है बहुत खंड खंड में लड़ रहे हैं। देश एकता अखंडता की बात करते हैं, साउथ अंग्रेजी पर बोल देता है, उधर कुछ हिंदी पर बोल दे रहा है, कहीं जो है क्षेत्रीय भाषा के लिए आपस में विवाद कर रहे हैं। तो यह जो स्थिति है, तो जहां जिस कंट्री में इतनी ज्यादा स्थिति गड़बड़ रहेगी वह देश जो है से आजादी का जश्न किस रूप में मना पाएगा? वो कैसे अपने को आजाद समझेगा, कैसे अपने को गुलामी से मुक्त समझा जाएगा? जहां फ्रीडम, स्वतंत्रता हर क्षेत्र में नहीं दिखाई दे, तो समझिए कि हम लोग जो है से आर्थिक, मानसिक, सब तरह से हम लोग जो है सभी देशवासी गुलाम हैं। बहुत सही संजय जी। सबसे दुखद बात है, जब हम गुलाम थे तो लगता था गुलाम थे, आज हम गुलाम हैं लेकिन पता भी नहीं लगता है। हमें वो एहसास होना भी बंद हो गया कि हम अब भी गुलामी में हैं। अब खान पान की बात कीजिए, हमारे यहाँ कहते हैं कि 56 भोग है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हम ऑनलाइन, एक जो बड़ा कल्चर हमारा खराब हुआ है। आप देखेंगे आज के समाज में हॉस्पिटल और रेस्टोरेंट का बाढ़ आ गई है। बहुत कंपटीशन, बहुत तरह के रेस्टोरेंट खुलते हैं और हॉस्पिटल खुलते हैं। आपको नहीं लगता है कि एक सीधा सा कनेक्शन है? रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, बीमार पड़ते हैं, हॉस्पिटल चले जाते हैं और मतलब स्वास्थ्य का खर्चा इतना ज्यादा होता चला गया है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? जो पारंपरिक भोजन था हम लोगों का वो हमसे दूर होता जा रहा है। बिल्कुल सही भोजन था हम लोगों का, इससे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, हर तरह की चीज उपलब्ध थी। किसका डाइजेशन कब हो, किसका डाइजेशन कैसे होगा, क्या डाइजेस्ट होगा क्या नहीं, उस पर बहुत विचार किया जाता। तो उसी हिसाब से हम लोगों का खान पान बना। और विशेष रूप से जो अलग अलग राज्य थे उनके अलग अलग खान पान था, लेकिन सब उसी तरह से था जिस तरह से जो सही था। लेकिन आज नेशनल फूड बन गया है बर्गर, पिज्ज़ा और फास्ट फूड, जैसे कि बाढ़ आ गई है। और बिल्कुल ये जो यंग जनरेशन है जो जॉब करते हैं वो तो बिल्कुल घर का खाना छोड़कर, नहीं मम्मी हमको अच्छा नहीं लगता है, तो क्या बना दी, ये बना दी दाल, खाना, वो सीधे ऑर्डर करते हैं अपना खाना।
थाली बनाते हैं। इससे क्या, अच्छा, सारी कंपनियां जो है ऑलमोस्ट वह विदेशी कंपनियां हैं, जैसे अमेरिका, उसके थ्रू मंगाते हैं। अब वो समृद्ध हो रहे हैं, वो इनरिच हो रहे हैं, और हमारा अपना जो है, जो घरेलू उत्पादन है, वो सही उसका ढंग से उपयोग नहीं हो पा रहा है। इस तरह से हम लोग खान पान तो खराब हुआ है, जिससे कि स्वास्थ्य बहुत ही खराब बहुत सही अमरेंद्र जी। हम खान पान खा रहे हैं विदेशी, और एक जमाना था जब हम बाजरा और जो जितने मिलेट्स का प्रमोशन हो, वो हमारा मुख्य भोजन था। तो बातें तो हम बहुत कर ले रहे हैं कि ये है वो है, सुधार कैसे हो, मिलेट्स को हम फिर वापस कैसे ला सकते हैं। उनके यहाँ पिज्जा बर्गर इसलिए खाते हैं कि उनके यहाँ सब्जियां नहीं होती है, हमारे यहाँ बहुतायत में सब्जियां हैं, अनाज है, जो कि हम, ये जो बच्चों में मिसकंसेप्ट हो गया है, कुछ गार्जियन भी इसको स्वीकार करते हैं। तो हमारी पुरानी परंपराओं को हम कैसे लाएं? संजय जी, आपका एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां आप लोगों को मैसेज दे सकते हैं। हमें भी सुझाव दें ज्ञान सागर टाइम्स को कि हम लोग इस बात को कहें कि हम अपने पारंपरिक भोजन को कैसे वापस अपनी जिंदगी में ले आ पाए। स्वास्थ्य संवर्धन के दिशा में जो काम होना चाहिए वो हमारे देश में अभी तक नहीं हो पाया है। और जितने भी रिफॉर्मर आए, हमारे बुद्ध आए, महावीर आए, कबीर आए, रैदास आए, हमारा अपना मानना है कि जब शरीर स्वस्थ होगा तब स्वस्थ मस्तिष्क होगा, और जब स्वस्थ मस्तिष्क होगा तब स्वस्थ विचार होगा, और जब स्वस्थ विचार से प्रत्येक व्यक्ति लैस होगा तब ये स्वस्थ समाज का निर्माण होगा, और जहां स्वस्थ समाज का निर्माण होगा तभी वो आजादी अपने आप को फील कर सकता है। तो यहाँ जो व्यवस्था बन रही है वो स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नहीं है। यहाँ तो अस्पताल इसलिए बनाया जा रहा है कि पूरे देशवासी अस्पताल में जाते रहिए। अब आप शारीरिक रूप से जब कमजोर रहिएगा तो आप क्रांति नहीं कर सकते हैं। आप आवाज कब उठाइएगा? आप खुद बीमार रहिएगा, हर जनता जो है से बीमार रहेगी, तो वह जो है से आजादी के लिए जो प्रोटेस्ट होना चाहिए, जिसे हम कहें कि आर्थिक आजादी की लड़ाई लड़ना है, तो आर्थिक आजादी की लड़ाई कैसे लड़िएगा? जब स्वस्थ रहिएगा तब ना। तो यहाँ बहुत बड़ी जो है से साजिश चल रही है। खान पान, रहन सहन, उठका बैठका, सबको आपको जो है से बर्बाद कर दिया गया है। और बर्बाद जब रहिएगा तब गुलामी के जंजीरों में जकड़ा रहिएगा। और यही जो है से चाहते हैं कि स्वास्थ्य संवर्धन के क्षेत्र में भी हमारा देश में काम हो, और हम लोग स्वस्थ रहेंगे तभी यह जो चुनौती है आर्थिक आजादी की लड़ाई लड़ने का, हम देशवासी एकजुट होकर लड़ सकेंगे। कहने का तात्पर्य है संजय जी की जो साइडलाइन हमने करके रखा है जिन मुद्दों को, उन मुद्दों को समक्ष आना चाहिए कि वो हमारा बड़ा मुद्दा बने, कि हम ये जो जरूरत है, जो युवा भी आजकल बहुत कम उम्र में बहुत सारा वो जिम जाते हैं, जिम में ही गिर जाते हैं। सिद्धार्थ शुक्ला एक बहुत एग्जाम्पल है, बहुत स्वास्थ्य पे ध्यान देते हैं। तो दुनिया के कई ऐसे लोग हैं जो बहुत कम उम्र में दुनिया से चले गए। तो ये हमारा एक बेसिक मुद्दा था, लेकिन हम मिले हैं स्वतंत्रता संग्राम को याद करने के लिए, स्वतंत्र होने के लिए। तो कुछ बातें हमारे देश के लिए भी हमें करनी चाहिए। अमृता जी, बस हम लोग, चूंकि हमारी जो आज की तिथि है बहुत खास है, तो हम लोगों ने बहुत सारी समस्याओं पे बात की है, लेकिन हम सब ही हैं जो देश को मिलकर बदलेंगे। आने वाले जनरेशन में हमारे बच्चों को हम वो दिशा प्रदान करेंगे जिससे हम वो आगे बढ़ें और उनकी सोच बदले। तो मैं आपसे बस छोटा सा आप मुझे जवाब दें कि आज से 25 साल बाद हमारे देश को आप कहाँ देखते हैं? मैं 25 साल बाद या 25 साल होने तक मैं देश को चाहूँगा कि देश वैसे तरह पहुँच जाए जैसे आज जो कहा जाता है चौथे स्थान पर आर्थिक रूप से है, तो और ऊपर जाए। खाली आर्थिक रूप से नहीं, सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से इस सब में बहुत आगे जाए। हिंदी जो हमारी भाषा है उसको एक विशेष भाषा बनाई जाए, जिससे कि हम कोई भी निर्णय अपना लें। और यह जो पहले वाली जो परंपरा है, जो प्रशासनिक है या फिर ये कानून है, वो न्याय, जिसको न्याय कहते हैं, उस पर जो व्यवस्था है
कि आपका ड्रेस कोड होना चाहिए, है ना, आप अभी भी टाई लगाइए, जबकि यहाँ की परिस्थिति वैसे नहीं, आप 24 आवर टाई लगाता है, जाड़े में लगा सकते हैं, गर्मी में टाई लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ऐसे कुछ परंपराएं सब बंद होनी चाहिए और हम अपने ढंग से ऐसा जिए, ऐसा एक समाज की परिकल्पना करें क्योंकि सारे लोग खुश रहें, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से। बहुत सही। आप सभी को याद होगा कि हमारे यहाँ शादियाँ गर्मियों में होती हैं। लड़कियां तो फुल हाफ में घूमते रहते हैं, लेकिन लड़के बेचारे कोट पहन के, शेरवानी पहन के अंदर से वो जलते रहते हैं, पकते रहते हैं, शायद फफोले भी ना हो जाते हो। उन लोगों की ये स्थिति होती है, लेकिन हम धोती कुर्ता पहनने वाले प्यारा सा चादर रखते थे, क्या अच्छा लगता था, उसको हम भूल गए हैं। तो हमारा जो मानसून है, हमारा जो मौसम है, इसे हमें सहयोग नहीं करता। छोटी सी बात है, समझने की बात है, ये बदलाव कहाँ चाहिए। संजय जी, फिर आपसे मैं वही बात करूंगी कि आपको क्या लगता है कि क्या प्रयास करें कि 25 साल बाद हम एक बेहतर भारत, मैं इंडिया नहीं बोल रही, भारत को देख सके, अपने संस्कार, अपनी संस्कृति का जिंदा। संजय जी, आपसे मैं फिर वही सवाल करूंगी, बराबर शाही अमरिंदर जी की तरह, कि आज से 25 साल बाद आप हमारे भारतवर्ष को कहाँ देखना चाहते हैं, जब हमारा अपना जाना पहचाना प्यारा सा पौराणिक सा भारत की संस्कृति हो, कोट टाई नहीं हो, खान पान हमारा सीधा खेत से आया और हम खाएं, वो सड़ा हुआ पिज्जा उनके यहाँ नहीं है, भोजन तो फ्रिज में प्रिजर्व करते हैं, निकालते हैं, गर्म करते हैं, खा लेते हैं, लेकिन हमें प्रकृति में बहुत समृद्ध रखा है। भारतवर्ष का हर कोना समृद्ध है प्रकृति से। उस प्रकृति को वापस हम कैसे लाएं और अपने समृद्ध भारतवर्ष को, नेचुरली पारंपरिक भारतवर्ष को हम देख सकें। केसरिया बल भरने वाला, सादा है सच्चाई हमारा, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। जो हमें तिरंगा मिला, केसरिया जो कलर है वह जनता का बल, सादा और सच्चा नेता, तब ये हमारा देश जो है से हरियाली से बने। हमारा अपना मानना है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है और जिस विकास को लोग दिखा के और 25 साल वाली जो भारत के जो आज़ादी के जश्न और अमृत काल और इस ढंग के जो जश्न में डुबा के रखना चाहते हैं, वो तो औद्योगिक क्रांति के बाद इस जितने चीज जो दिखाई दे रहे हैं, संचार क्रांति हो, जहाज हो, गाड़ी हो, प्लेन हो, सब तो इधर 100 से 200 वर्ष का जो है से क्रांति का देन है और ये डेवलप हमेशा होते रहता है। लेकिन देशवासी, आप 25 साल बाद हम चाहते हैं कि हमारा प्रत्येक देशवासी, पूरे भारतवासी, कि जिस दिन चेहरा पर प्रसन्नता की झलक दिखाई दे देगा, हम जानेंगे कि वह मानसिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से वह आज़ाद हो गया और वही हमारा जो है आज़ादी का जश्न हम मनाएंगे जब हमारा देशवासी के चेहरा पर प्रसन्नता की झलक दिखाई देगी। क्या बात है, बहुत सही बात है। मतलब मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हमारा न्याय प्रक्रिया कि हमें नया रूप मिले। और आखिरी बात बस इतनी सी कहूँगी कि वो दिन का मैं इंतज़ार करूँगी, 25 साल बाद आए, 10 साल बाद आए, 50 साल बाद आए, कि हम कोर्ट में योर ऑनर और हुजूर न कह के जी श्रीमान कहें। ये आखिरी संदेश है इस विमर्श का, कि वहाँ तक हम जैसे ही जब जुडिशरी किसी चीज़ को स्वीकार कर लेती है ना, तो समाज ऐसे ही स्वीकार कर लेता है। नमस्कार आप सभी को इतने संयमित ढंग से सुनने के लिए, हमारे साथ रखने के लिए। और आपके कोई प्रश्न हो तो कृपया करें, हमें बहुत खुशी होगी। हम फिर मिलेंगे, बहुत जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद। रहे हैं ज्ञानसागर times.com